स्टार्ट हुए ना। तो हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग क्लास 12 के अंदर जो हमारे प्रयोग चल रहे थे, उस प्रयोग के अंदर हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि कुल 3 प्रयोग पढ़ने होते हैं। इसके हमें इन प्रयोगों में ये सिद्ध करना था कि जो हमारा आनुवांशिक पदार्थ है, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, वो डीएनए, आरएनए या प्रोटीन में से कौन सी चीज है। तो इसके लिए बहुत सारे प्रयोग हुए थे, 2 प्रयोग हमने करके देख लिए थे। लेकिन उन दोनों प्रयोग में ये बात पूरी तरीके से स्पष्ट रूप से क्लियरली साबित नहीं हो पा रही थी कि डीएनए ही हमारा आनुवांशिक पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन जब 2 प्रयोग होने के बाद जब तीसरा प्रयोग हुआ, यह प्रयोग जो हुआ किसके ऊपर हुआ? बैक्टीरियोफेज के ऊपर। और ये बात अपने दिमाग में डाल लीजिए कि बैक्टीरियोफेज, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है कि बैक्टीरियोफेज एक बैक्टीरिया है, जबकि सच ये है कि बैक्टीरियोफेज हमारा एक प्रकार का वायरस है। ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को खत्म करते हैं, बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाते हैं, जीवाणु को नुकसान पहुंचाते हैं, उन वायरसों को कहते हैं बैक्टीरियोफेज। क्योंकि बैक्टीरिया फेज में जो है, बैक्टीरिया का मतलब है बैक्टीरिया यानी जीवाणु, और फेज का मतलब होता है भक्षण करने वाला, उसको खत्म करने वाला। तो बैक्टीरियोफेज एक प्रकार का क्या है? हमारा वायरस है। और तो इस प्रयोग को कहते हैं बैक्टीरियोफेज के प्रयोग के प्रमाण से, यानी बैक्टीरियोफेज का जो प्रयोग होता है तो उसके प्रमाण से। और इसी प्रयोग का दूसरा नाम है पारक्रमण सिद्धांत, ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल। और इसे ही, तो इस प्रयोग को ही एक नाम और देते हैं, इस प्रयोग को कहा जाता है हर्षे और चेज का प्रयोग। हर्षे और चेज का प्रयोग 1952 में, 1952 ईस्वी में बताया था। तो इसे ही कहते हैं हम लोग हर्षे चेज प्रिंसिपल। कौन से सन में दिया गया था? 1952। और इसी प्रयोग का, इसी एक्सपेरिमेंट का नाम है भैया ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल। सबसे पहले इस प्रयोग में हम लोग मोटी मोटी बातें जान लेंगे। यहाँ पर हमारी जगह दी हुई है, देखिए। इन प्रयोग में हर्षे और चेज ने क्या किया? नंबर 1 पर एक वायरस लिया जिसका नाम था T2 बैक्टीरियोफेज। T2 बैक्टीरियोफेज इन्होंने नंबर 1 पर वायरस ले लिया। और ये वायरस ऐसा था जो केवल और केवल बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाता था। तो हमें अगर एक वायरस लेना पड़ा है तो दूसरा क्या लेना पड़ेगा? एक बैक्टीरिया। तो इन्होंने एक बैक्टीरिया ले लिया जिसका नाम था ई कोलाई, जिसे कहते थे हम लोग इचेरिशिया कोलाई। तो ये हो गया हमारा बैक्टीरिया और ये हो गया हमारा वायरस। बैक्टीरियोफेज हमारा वायरस है, जबकि जो है हमारा ई कोलाई एक प्रकार का बैक्टीरिया है। आपको उम्मीद है दिख रहा होगा अच्छी तरीके से। इस तरीके से देखिए, ई कोलाई हमारा एक बैक्टीरिया है और दूसरे नंबर पर T2 बैक्टीरियोफेज हमारा एक वायरस है। अब इन्होंने क्या किया कि जो T2 बैक्टीरियोफेज लिया, T2 बैक्टीरियोफेज नाम का जो वायरस लिया, वो वायरस हमारा इस तरीके से दिखाई पड़ता था। वायरस की ये आकृति होती है, यहां पर एक बार बना देते हैं हम लोग। इस तरीके से वायरस हमारा दिखाई देता है। और वायरस में जो ये हमारा डिब्बा ऐसा दिख रहा है, पूरा ये जो बॉक्स की तरह दिख रहा है, इसे कहते हैं प्रोटीन कोट। क्या कहते हैं? प्रोटीन कोट। और इसके अंदर पाया जाता है हमारा डीएनए, वायरस का डीएनए, जिसे हम लोग वायरल डीएनए कहते हैं। कहना चाहे तो इसे कह सकते हैं हम लोग वायरल डीएनए, यानी वायरस का डीएनए है। और इसे कहना चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं प्रोटीन, क्या लिख सकते हैं? प्रोटीन कोड। और हम शुरुआत से ये पढ़ाते आ रहे हैं इस चैप्टर में कि जो हमारा डीएनए होता है, डीएनए 3 चीजों से मिलकर बना होता है। आपको पढ़ाया गया होगा। सबसे पहले आपको बताया गया होगा कि शुगर हमारा जो होता है डीएनए के अंदर पाया जाता है, फास्फेट और नाइट्रोजन बेस, ये 3 चीजें पाई जाती हैं।
तो फास्फेट एक होता है और एक हमारा जो होता है, इसलिए जो है फास्फेट के बाद हम लोग क्या करते हैं, दो चीजें ऐसी लेते हैं जो रेडियो एक्टिव होती हैं। अच्छी तरीके से समझिए, फास्फेट है हमारा P32, ये रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव शब्द का मतलब इस तरीके से समझिए कि कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो रेडियो एक्टिव होते हैं, अपनी अंदर से किरणें निकालते हैं, और जब कोई चीज अपने अंदर से किरणें निकालेगी तो दूर से वो चीज क्या हुई, चमकती हुई नजर आएगी, जिससे हम लोग पहचान जाएंगे कि ये चीज चमक रही है। तो इसका मतलब ये क्या होगी, P32 वाला हमारा एलिमेंट होगा। जैसे हम कहें कि सूरज जो है अंदर से अपनी किरणें निकालता है तो बहुत ज्यादा चमकता हुआ दिखाई देता है, जिससे आसानी से हर इंसान सूरज को देख सकता है। सेम उसी तरह यही लॉजिक है कि अगर P32 हमारा रेडियो एक्टिव है, इसका मतलब ये अंदर से अपनी किरणें निकालता है और चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन फास्फेट पाया जाता है हमेशा किसके अंदर, डीएनए के अंदर। तो हम लोगों ने P32 ऐड कर दिया वायरस के डीएनए के अंदर। P32 नाम का जो फास्फेट है ये हम लोगों ने जोड़ दिया वायरस के डीएनए के अंदर। अब इसी तरह एक बैक्टीरियोफेज दूसरा लिया, एक बैक्टीरियोफेज हम लोगों ने दूसरा लिया, और उसके बाद जो इसमें डीएनए पाया जा रहा था वो डीएनए तो सामान्य रखा, जैसे ही पाया जाता वैसे ही रखा। लेकिन जब इसके अंदर जो ये प्रोटीन कोड पाई जा रही है, इस प्रोटीन के अंदर सल्फेट हमने 35 रेडियो एक्टिव वाला जोड़ दिया, जिससे कुछ बैक्टीरियोफेज ऐसे हो गए जिनके प्रोटीन कोड चमक रहे थे S35 के कारण, और कुछ बैक्टीरियोफेज ऐसे थे जिनके डीएनए चमक रहे थे P32 रेडियो एक्टिव के कारण। P32 रेडियो एक्टिव तत्व के कारण कुछ के डीएनए चमक रहे थे और कुछ के प्रोटीन कोड चमक रहे थे। ये आसान भाषा में समझिए तो दो तरीके के बैक्टीरियोफेज हो गए, जिसके डीएनए चमक रहे थे उसका प्रोटीन कोड नहीं चमक रहा था, जिसका प्रोटीन कोड चमक रहा था उसका डीएनए नहीं चमक रहा था। तो दो तरीके के बैक्टीरियोफेज हो गए। एक बैक्टीरियोफेज हमारा ऐसा होगा जिसके वायरल के डीएनए के अंदर जो है P32 रेडियो एक्टिव एलिमेंट उपस्थित था, जिसकी वजह से उस डीएनए क्या कर रहा था, रेडिएशन, और उसकी वजह से चमक उत्पन्न हो रही थी बैक्टीरियोफेज में। दूसरा ऐसा T2 बैक्टीरियोफेज था जिसके प्रोटीन कोड में S35 रेडियो एक्टिव नाम का एलिमेंट जोड़ दिया गया, जिसकी प्रोटीन कोड क्या हो रही थी, चमक रही थी। अब दो प्रकार के ये हमारे पास बैक्टीरियोफेज हो गए, इनको हम लोगों ने अलग अलग बैक्टीरियोफेज, एक इस साइड ले लिया जिसके अंदर प्रोटीन कोड S35 पाया जा रहा था, और एक बैक्टीरियोफेज ऐसा ले लिया जिसका P32 डीएनए के अंदर पाया जा रहा था। इस तरीके से दो बैक्टीरियोफेज ले लिए। फिर उसके बाद हमने दो ये बैक्टीरिया की सेल ले ली, ई कोलाई नाम की। ये जो है हमारी ये कौन सी सेल है, ई कोलाई नाम की हमारी सेल है। आपको दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा होगा। हाँ, तो ये हमारी ई कोलाई नाम की बैक्टीरिया की सेल हो गई। ये चौकोर चौकोर बॉक्स की तरह दिख रहे हैं, ये हमने ले ली बैक्टीरिया की सेल, ई कोलाई नाम की। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, बैक्टीरियोफेज ऐसा वायरस है जो क्या करता है, ई कोलाई नाम के बैक्टीरिया को ही नुकसान पहुंचाता है। तो हमने क्या किया कि दोनों तरफ अलग अलग ई कोलाई वाला बैक्टीरिया ले लिया। एक तरफ S35 वाला ले गए हम लोग बैक्टीरियोफेज, दूसरी तरफ हम लोग क्या ले गए, P32 वाला वायरस ले गए। जब फर्स्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया, उस बैक्टीरियोफेज को ई कोलाई के ऊपर इन्फेक्ट कराया, संक्रमित कराया, तो हमने चरण का नाम दे दिया इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के अंदर क्या किया जाता है कि बैक्टीरियोफेज को ई कोलाई बैक्टीरिया से संपर्क कराते हैं। क्या कराते हैं भैया, बैक्टीरियोफेज नाम के वायरस को ई कोलाई बैक्टीरिया से संपर्क कराते हैं, उससे टच करवाते हैं। तो यहाँ पर टच करवा दिया इसके अंदर भी। अब जैसे ही इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन के बाद, संक्रमण के बाद, ये जो डीएनए है, बैक्टीरियोफेज वाला डीएनए है, ये अपने अंदर से निकालकर इसने कहाँ डाल दिया, ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर। अब ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर जो है हमारे आ गए इसके वायरस के डीएनए आ गए।
लेकिन इसकी सतह पर, इकोलाई की सतह पर ये कैप्सूल चिपके रहे। अब इस कैप्सूल को हटाने के लिए, और ये सब चल कहाँ रहा है, एक मीडियम के अंदर, एक बर्तन के अंदर, जिसके अंदर बहुत सी चीजें कल्चर वाली प्रोटीन मिली हुई है और उसी के अंदर ये सब चीजें डाल दी गई हैं। ये एक पात्र के, बड़े बर्तन के अंदर प्रयोग चल रहा है, दो अलग अलग बर्तन के अंदर। अब दूसरे नंबर पर क्या किया हमने, ब्लेंडिंग करा दी। ब्लेंडिंग का मतलब होता है जिस तरीके से माठा जो है हमारा, मट्ठा फेरा जाता है, फेंटा जाता है, उसी तरीके से ब्लेंडिंग मशीन से इसको मिक्स कर दिया, ब्लेंडिंग, जिसकी वजह से क्या हो जाए कि ई कोलाई की सतह पर जो ये कैप्सूल चिपके हुए हैं, ये जो कैप्सूल चिपके हुए हैं, ये सतह से क्या हो जाए, छूट करके इस मीडियम में आ जाए। जैसे ये बर्तन मान लिया हमने, और इस बर्तन में ये सब सिस्टम चल रहा है इस तरीके से। ये मान लिया ई कोलाई बैक्टीरिया और इसकी सतह पर ये चिपके हुए हैं। जब इसको घुमाएंगे तो इसकी सतह से ये छूट करके कहाँ आ जाएंगे भैया, मीडियम में आ जाएंगे। तो ब्लेंडिंग करा दी। अब ब्लेंडिंग कराने के बाद हम लोगों ने क्या किया, तीसरे नंबर का स्टेप करा दिया हम लोगों ने, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, अपकेंद्रण। जो डेयरी वाली मशीन पर देखा होगा आपने, एक मशीन रखी रहती है डेयरी पर, उसे ही कहते हैं हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन का काम है, ये है कि जो हमारा मीडियम है, जो मीडियम कल्चर है, उसके अंदर जो हमारा मीडियम है, उसमें जो ये कैप्सूल के पार्ट है, जो ई कोलाई है, इनको पास पास और दूर दूर कर दे, उनके एटॉमिक वेट के अनुसार, उनके भार के अनुसार क्या कर दे, उनको दूर दूर। जब सेंट्रीफ्यूगेशन अपकेंद्रण कराया गया तो उसमें ये देखा गया कि ई कोलाई बैक्टीरिया जो है, एक बर्तन है और दूसरे बर्तन में ये वाला जो ई कोलाई बैक्टीरिया है, तो पहले वाले बर्तन जिसके अंदर हम लोगों ने रेडियो एक्टिव ऐसा बैक्टीरियोफेज लगाया था जिसमें S35 उसकी प्रोटीन कोड में उपस्थित था, तो ई कोलाई सेल के अंदर कोई भी, ई कोलाई सेल के अंदर कोई भी रेडियो एक्टिव S35 नहीं पाया गया। जबकि उसके मीडियम में, जो इसके अंदर बर्तन में हमारा जो मीडियम होगा, कल्चर होगा, उस कल्चर के अंदर S35 वाले प्रोटीन कोड प्रेजेंट थे मीडियम के अंदर। सबसे पहली बात ये। फिर दूसरे नंबर पर ऐसा बर्तन जिसके अंदर हमारा रेडियो एक्टिव डीएनए उपस्थित था, तो उस वायरस के, ई कोलाई के अंदर देखा गया तो वायरल डीएनए प्रेजेंट था, ये वाला। तो हमने कह दिया रेडियो एक्टिव 32p32 डिटेक्टेड, यानी उसके अंदर पाया गया, किसके अंदर, इन सेल, इन ई कोलाई बैक्टीरिया सेल के अंदर हमारा रेडियो एक्टिव पाया गया। लेकिन इस मीडियम के अंदर नो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन सुपरनेटेड। लेकिन जो हमारा बर्तन था, बर्तन के अंदर जो पानी, खाने पीने वाली चीजें भरी थी, उस बर्तन के अंदर कोई भी ऐसी रेडियो एक्टिव वाली चीजें नहीं पाई गई। इसका मतलब ये है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में केवल और केवल डीएनए ही जाता है, क्योंकि इस वाले केस के अंदर, ई कोलाई के अंदर किसी भी प्रकार की प्रोटीन नहीं दिख रही थी। जबकि वायरल वाले केस के अंदर, ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर हमें क्या दिख रही थी, वायरल ये वाले हमारे P32 वाले क्या दिख रहे थे, डीएनए दिख रहे थे। इससे ये बात प्रूफ होती है कि अगर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कोई चीज ट्रांसफर होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अगर कोई चीज जाती है, तो वो केवल और केवल डीएनए, और डीएनए ही केवल जाता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। और इसे देखा था किसने, हर्शे और चेज ने, इसीलिए इस प्रयोग को कहा जाता है हर्शे और चेज का प्रयोग। कौन से सन में दिया था इन्होंने, 1952 ईस्वी में। तो ये पूरा हमारा कंप्लीट होता है हर्शे और चेज का प्रयोग। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग अगली क्लास में। तो एक बार जल्दी से देखते हैं क्या किया इन्होंने अपने प्रयोग में। दो इन्होंने चीजें ली, एक नंबर एक पर ली बैक्टीरियोफेज। दो प्रकार के बैक्टीरियोफेज लिए। पहला ऐसा बैक्टीरियोफेज था जिसके डीएनए के अंदर P32 रेडियो एक्टिव पाया जा रहा था। दूसरा ऐसा बैक्टीरियोफेज था जिसके प्रोटीन कोड में 30F35S सल्फर रेडियो एक्टिव पाया जा रहा था। अब इन्होंने एक बर्तन लिया, बर्तन के अंदर शुगर, मीडियम, कल्चर सब तैयार किया, उसके अंदर एक ये वाला प्रयोग करा लिया।
एक दूसरा बर्तन लिया, उसके अंदर पानी खाना पीना भर करके एक ये वाला प्रयोग करा लिया। जब इन्होंने 3 स्टेप कराए, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग और सेंट्रीफ्यूगेशन कराने के बाद जब देखा कि जो बर्तन हमारा S35 वाला था, उस बर्तन के मीडियम में जो है किसी भी प्रकार की, उस बर्तन के मीडियम के अंदर S35 वाली चीजें प्रेजेंट थी सुपरनेटेंट फॉर्म में, यानी मीडियम में। लेकिन ई कोलाई सेल के अंदर कोई भी प्रोटीन S35 नहीं पाया जा रहा था। इसका मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रोटीन नहीं जाती। जब दूसरे बर्तन में जिसके अंदर P32 था, हमारा कौन सा, डीएनए वाला, वायरल डीएनए वाला, तो उसके मीडियम के अंदर देखा इन्होंने किसी भी प्रकार का P32 नहीं पाया जा रहा था, जबकि इस केस में ई कोलाई के अंदर P32 वाला डीएनए पाया जा रहा था। इससे इन्होंने ये बात सिद्ध कर दी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो जाता है वो केवल और केवल कौन जाता है, हमारा डीएनए ही जाता है। यानी यही हमारा प्रयोग है, हर्षेक और चेज का प्रयोग। इन्होंने अपने प्रयोग में ये बात प्रूव कर दी कि जो हमारा आनुवांशिक पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल है, वो जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है।